नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से जो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूँ वो जनरल साइंस का टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है दोस्तों भौतिक राशियों के मात्रक वो विमीय सूत्र। इस टॉपिक से सामान्यतः एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी विगत वर्षों की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से उनको मैं आपको कवर करवाऊंगा, तथा साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उनको भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो एक तरीके से आपका ये पूरा टॉपिक इस कक्षा के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा और जो भी मैं आपको वाक्य बताऊं उसे साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है, अथवा आप कह सकते हो यूनिट है। जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये किसकी इकाई है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको पता है दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है ये अपने पास दूरी की इकाई है। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि अपने पास जो एक प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, एक लाइट ईयर होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों अपने पास निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जिसका मान क्या होता है। तो ये मान आपको ध्यान में रखना है, इसे सभी विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है एक प्रकाश वर्ष की, जो कि दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो पृथ्वी तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में जो समय लगता है वो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पारसेक मात्रक हैं। जो पारसेक हैं दोस्तों ये किसका मात्रक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भी आपको पता होगा जो अपना ये पारसेक होता है ये दूरी का मात्रक होता है। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों वो पारसेक है। अब इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कि अपने पास एक पारसेक बराबर क्या होता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.26 गुणा 1 लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष को आपको क्या करना है 3.26 से गुणा करना है। तो अपने पास एक पारसेक की वैल्यू आ जाएगी, जिसे मैं यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू रखूंगा दोस्तों, जो कि कितनी होती है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होती है। तो उसे 3.26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास एक पारसेक की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। तो वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि पारसेक किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, जो कि सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। ठीक है, एक इसकी वैल्यू पूछ ली जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है अपने पास, तो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है, अथवा आप कह सकते हो कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, घन का मतलब पावर 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मोल प्रति लीटर। तीसरा ऑप्शन है कोई इकाई नहीं। चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आप लिख सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है दोस्तों जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है दोस्तों वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व। ये किसका सूत्र हो गया अपने पास, आपेक्षिक घनत्व का हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों एक और प्रकार का प्रश्न, आपसे आपेक्षिक घनत्व न पूछकर क्या पूछ लिया जाए, ओनली घनत्व का पूछ लिया जाए, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो घनत्व होता है जिसे अपन रोज से प्रदर्शित करते हैं, तो घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यही होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को अपन m से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को अपन v से
वॉल्यूम से v से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो घनत्व का क्या मात्रक निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो द्रव्यमान का तो हो गया किलोग्राम, ये मात्रक जो अपन लिख रहे हैं ये एमकेएस पद्धति में लिख रहे हैं, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा मीटर क्यूब, तो अपने पास किलोग्राम गुणा मीटर इनवर्स 3 आ जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अथवा आप मीटर क्यूब को ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये घनत्व का मात्रक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा रिक्टर पैमाना, अथवा आप बोल सकते हो स्केल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण अथवा स्तर की यूनिट क्या होती है। तो ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती हैं वो क्या होती हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है डेसिमल, तीसरा ऑप्शन है पीपीएम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, आप सभी को ज्ञात होगा इसके बारे में कि ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती हैं वो डेसिबल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जैसे इसने शब्द दिए हैं, तो कन्फ्यूज मत होना। अपने पास जो ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती हैं वो डेसिबल होती है, न कि डेसिमल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है। यानी कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है दोस्तों, उसी का मापन आप किससे कर सकते हो, ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, चौथा ऑप्शन है लेक्टोमीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करता है। आर्द्रता का मतलब जो वायुमंडल में जो नमी होती है उसका मापन करता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है। एक तो पूछा जाता है कि जो पदार्थ की मात्रा होती है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा उसका मापन किस में किया जाता है, तो मोल में किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो इसकी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो मोल होती है। ठीक है, तथा ज्योति तीव्रता की भी इकाई पूछी जाती है एग्जाम में। ज्योति तीव्रता जिसकी इकाई होती है दोस्तों कैंडिला, जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कैंडिला। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को भी आप साथ के साथ लिख लेना। इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जिसे आप डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो दूध की सघनता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह आपको पता होगा। लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है। पहला जो प्रश्न था वो था दोस्तों वायुमंडलीय नमी अथवा आर्द्रता का मापन जो करता है वो हाइग्रोमीटर करता है, और यहाँ पर पूछा गया है जो वायुमंडलीय दबाव है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। हवा का दबाव, ठीक है, तो इसको कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दबाव का मापन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, अथवा यहाँ पर आप एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हो नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक अथवा स्थिरांक का विमेय सूत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही विमेय सूत्र का आपको चयन करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है अथवा नियतांक होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों जो गुरुत्वीय बल होता है अपने पास F बराबर क्या होता है, G m1m2/r² होता है। ठीक है, और ये जो G है यही अपना क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक अथवा नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो G बराबर क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, तो जो F है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा। तो इसी सूत्र के माध्यम से आप G का जो विमेय सूत्र है ये बना सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बल का विमेय सूत्र क्या होता है। r² का क्या हो जाएगा विमेय सूत्र,
तो इसका L2 हो जाएगा, क्योंकि दूरी के लिए L क्या प्रदर्शित करता है अपने पास, लेंथ को यानी कि लंबाई को प्रदर्शित करता है। और जो अपने पास m होता है ये मास होता है यानी कि द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, m² आ जाएगा। ठीक है, और f का क्या होता है, f का होता है अपने पास m1 L1 T-2 होता है। अब जैसे ही इसे आप सोल्व करोगे तो देखिए सोल्व भी कर देता हूँ मैं। ये जो m2 है ये डिवाइड में है, ये जैसे ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 बनेगा, और यहाँ पर +1 है तो -2 और +1 क्या निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। तो m की जो विमा आएगी वो क्या आएगी, m-1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए L1 है और यहाँ पर ऊपर ही L2 है, तो L1 और L2 आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर L3 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या आया, m-1 L3। अब टी का देख लीजिए आप, तो टी का -2 आएगा इसे ऐसे कैसे, टी तो क्योंकि एक ही है अपने पास, तो इस तरीके से इसकी जो विमा निकल के आएगी वो निकल के आएगी दोस्तों m-1 L3 T-2। अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच खा रहा है, तो अपना जो पहला ही ऑप्शन है ये मैच खा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से निकालिएगा अपने रजिस्टर में, और जितने भी अपने पास भौतिक राशियाँ हैं उनके जो सूत्र होते हैं उन्हीं के माध्यम से विमेय सूत्र निकाले जाते हैं और उनके मात्रक भी निकाले जाते हैं। इसलिए आपको प्रत्येक भौतिक राशि का पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा भी सूत्र से ही बना सकते हो आप, तो सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो जी की वैल्यू होती हैं ये कितनी होती हैं, ये आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट करके आपसे भी बताओगे कि जो सावर्त गुरुत्वीय स्थिरांक अथवा नियतांक होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो आपको पता है दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है पूरी हृदय स्पंद के दौरान, यानी कि प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो हृदय स्पंद के दौरान जो विद्युत परिवर्तन होते हैं उनको कौन रिकॉर्ड करता है और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है। तो आपको ज्ञात होगा दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे आप कहते हो ECG। ठीक है, ECG का संबंध किससे है, तो हृदय से है, तो ये चीज़ कहलाते हैं अपने पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या करता है, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि ग्राफ के रूप में हृदय स्पंद को शो करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं होती। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको ऐसी भौतिक राशि का चयन करना है जिसकी कोई विमा नहीं होती। जब विमा नहीं होगी तो उसका मात्रक भी नहीं होगा, तो ऐसी राशि का आपको चयन करना है जो मात्रकहीन तथा विमाहीन होती है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकृति। अब आपको ये ज्ञात नहीं होता तब भी आप उत्तर कर सकते थे अन्य 3 ऑप्शन से। आपको पता है कोणीय वेग की विमा और मात्रक होता है, संवेग का भी होता है और कोणीय संवेग का भी होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विकृति। विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी कि किसी वस्तु की जो लंबाई में परिवर्तन होता है तथा उसकी जो प्रारंभिक लंबाई होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है, अपने पास विकृति कहलाता है। अतः लंबाई अतः कोई भी मात्रक नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से केवल अदिश राशि चुनिए। तो 4 यहाँ पर राशियाँ दी गई है, इनमें से आपको अदिश राशि का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है दोस्तों ये अपने पास अदिश राशि होती है, जबकि आपको पता है संवेग, बल और बल आगुण। ठीक है, यहाँ पर आएगा आगुण, जिसे अपन बोलते हैं बल आगुण। ये सभी क्या है, सदिश राशि हैं। ठीक है, इनकी दिशा एक निश्चित दिशा वो परिणाम होता है, जबकि ऊर्जा का अपने पास परिणाम तो होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती है। अतः ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, पास्कल मात्रक हैं। पास्कल किसका मात्रक है ये आप पर पूछा गया है, तो ये भी आपको ज्ञात होगा। पास्कल दाब का मात्रक होता है। ठीक है, दाब बराबर यानी कि प्रेशर क्या होता है अपने पास, P बराबर होता है F/A। ठीक है, अतः जो दाब का
एक और मात्रक क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से अपना, तो वो हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। अब बल का तो क्या हो गया, न्यूटन हो गया, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को आप ऊपर भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, ये दोनों जो मात्रक हैं ये किसके मात्रक हैं, तो आप बोलोगे दाब के मात्रक हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। अदिश राशि है, 4 राशियाँ यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है, ठीक है, यहाँ तक हैं ये ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, तो इनमें से आपको अदिश राशि का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर फिर वापस से ऑप्शन में ऊर्जा दे रखा है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको ऊर्जा जो होती हैं ये अदिश राशि होती हैं, जबकि बल, आघूर्ण और संवेग ये अपने पास सदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। सदिश राशि हैं, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, इनमें से आपको सदिश राशि का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वेग। आपको पता है जो अपना वेग होता है, v होता है, ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई ये सभी क्या है, अदिश राशि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग यानी कि p बटा वेग यानी कि v, तो p बटा v क्या आ जाएगा अपने पास, आप बोलोगे द्रव्यमान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपको पता है संवेग क्या होता है अपना, p क्या होता है, p बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुणा वेग, तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, p बटा v आ जाएगा, ठीक है। तो p बटा v का ही तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो अपने पास एमकेएस पद्धति में होता है किलोग्राम, जबकि सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, समय का मात्रक नहीं है। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, मतलब अच्छे से टाइपिंग नहीं हुई है, तो ध्यान में रखिएगा। समय का मात्रक नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, तीसरा ऑप्शन है चंद्र माह और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको पता है जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसका मात्रक होता है, तो आप बोलोगे दूरी का मात्रक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा अपन ने इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपको जो पूछा जाता है उसका अगर उत्तर पता नहीं है तो अन्य ऑप्शन को भी आप देखिएगा, उनके माध्यम से भी आप कभी आपको अगर प्रश्न नहीं आता है तो उसका भी प्रश्न आप हल कर सकते हो, यानी कि उसका उत्तर कर सकते हो। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अपने पास त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। त्वरण को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं, जो कि अपने पास एक सदिश राशि होती है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, v/t होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी राशि है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान होती है। तो ऐसी राशि है अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मात्रा, लंबाई, क्षेत्रफल, समय, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा की जगह आएगा पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात है दोस्तों, जो अपने पास समय होता है, समय की जो इकाई होती है ये एमकेएस पद्धति में भी सेकंड होती है, सीजीएस पद्धति में भी सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो समय की इकाइयाँ होती हैं ये सभी पद्धतियों में एक समान होती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि समय का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, ऐसे प्रश्न कर लिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना है जो समय का सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है दोस्तों सेक, ठीक है। सेक होता है तथा एक सेक बराबर होता है अपने पास 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये समय का सबसे छोटा मात्रक होता है सेक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक। तो मीटर हो जाएगी लंबाई की सबसे छोटी इकाई, जबकि सबसे बड़ी पारसेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में है,
पहले मीटर आएगा, फिर किलोमीटर आ जाएगा, फिर प्रकाश वर्ष आ जाएगा, फिर पार्सेक आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो मीटर तो हो गया यहाँ पर सबसे छोटी इकाई लंबाई की, जबकि पार्सेक सबसे बड़ी इकाई हो जाती है, ठीक है, लंबाई अथवा आप बोल सकते हो दूरी की, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, केल्विन मात्रक होता है। जो केल्विन मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो आपको पता है ताप का होता है केल्विन, और एक और होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों अपने पास है तापमान के मात्रक होते हैं, यानी कि ताप के मात्रक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 23, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और मात्रक क्या निकाल लेंगे अपन बल का, तो देखो F बराबर क्या होता है अपने पास, ma होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। m का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे m किस पद्धति की बात कर रहा हूँ, तो किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो अभी बताया मैंने, त्वरण बराबर क्या होता है, v/t होता है। तो वेग का तो हो गया मीटर प्रति सेकंड, जबकि सेकंड पहले से हैं, तो त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, एक और मात्रक हो गया इस सूत्र के माध्यम से बल का, ठीक है। सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर भी ले जा सकते हो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, फिर सेकंड इनवर्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यूटन अपने पास बल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, मोल इकाई है। तो ये पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो यानी कि जल की परत पर एकांक लंबाई पर जो अपन बल लगाते हैं उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, F/L बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F का तो हो गया न्यूटन और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर, ये किसका मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। जल्दीबाजी में इसे क्लिक मत कर देना फर्स्ट ऑप्शन को, ठीक है, हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, तो आपको सावधान रहना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। दाब का पूछे दोस्तों, प्रेशर का पूछे, तो P बराबर होता है अपने पास F/A होता है, ठीक है। इससे इसका मात्रक आ जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि बात करें पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है अपने पास F/L होता है, ठीक है। जिसका मात्रक आता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो एक जैसे ही हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोनों बातों को। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ के साथ मैंने सभी प्रश्नों की व्याख्या भी बताई है, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए इन प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। और कुछ अन्य चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, देखिए दोस्तों, एक तो पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा मात्रक, तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ये अपने पास द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि अपने पास एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है। तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है दोस्तों 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान। अब सूर्य का द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, सूर्य का द्रव्यमान होता है दोस्तों 2 गुणा 10 की पावर 30, यानी कि 10 की घात 30 kg, किलोग्राम। ये क्या होता है अपने पास सूर्य का द्रव्यमान होता है। तो इसे आपको क्या करना है, 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास एक चंद्रशेखर सीमा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। तो गुणा में और क्या आ जाएगा अपने पास, 10 की घात 30 आ जाएगा। तो ये एक चंद्रशेखर सीमा की वैल्यू होती है, जो कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वैसे ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं, परंतु आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ लघु मात्रक आप बोल सकते हो, अथवा उन्हें फिजिक्स में बोला जाता है दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जनरली कुछ न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं, उनमें इन उपसर्गों को दिया जाता है। जैसे कि उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो माइनस घात वाले उपसर्ग, जैसे कि मैं आपको बताऊं
सबसे ज़्यादा जो प्रश्न में दिया जाता है वो दिया जाता है माइक्रो। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन माइक्रो, इसे बोला जाता है माइक्रो। तो माइक्रो बराबर होता है अपने पास 10 की घात -6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कभी क्या होता है, जैसे दूरी दे दी तो उसके साथ दे देगा वो माइक्रो, तब वहाँ पर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ साथ के साथ, जैसे उसने दे दिया दोस्तों 1 माइक्रोमीटर दे दिया, तो इसे जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो उसमें क्या प्रयोग करोगे, तो माइक्रो की जगह आप क्या लिखोगे, अब चूंकि माइक्रो बराबर क्या होता है 10 की घात -6 होता है, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर लिखोगे, इसी का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका यूज होता है फिजिक्स में। तो 1 माइक्रो बराबर क्या होता है अपने पास, तो आप बोलोगे 10 की घात -6 होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है 1 पिको बराबर क्या होता है, तो 1 पिको बराबर होता है 10 की घात -12, और एक और पूछा जाता है 1 नैनो बराबर क्या होता है, तो 10 की घात -9 होता है। तो माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है, नैनो में 10 की घात -9 होता है, पिको में 10 की घात -12 होता है। और जो माइनस पावर वाले जो उपसर्ग हैं, इनमें जो अपन इनका सिंबल लेंगे, इन्हें जो प्रदर्शित करेंगे वो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, जबकि अपने पास प्लस घात वाले भी उपसर्ग होते हैं, उनको अपन कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किलो। ठीक है, तो 1 किलो बराबर होता है अपने पास, इसे कैपिटल कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो 10 की घात 3 होता है। ठीक है, एक होता है अपने पास मेगा, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, तो इसकी इक्वल होता है 10 की घात 6। ठीक है, तो किलो की जगह आप प्रयोग करोगे 10 की घात 3 का, मेगा की जगह आप प्रयोग करोगे 10 की घात 6 का। एक और ध्यान में रख लीजिएगा आप, गीगा, जिसे कैपिटल G से आप प्रदर्शित करोगे, तो इसके इक्वल होता है 10 की घात 9। ठीक है, तो ये सभी आपको उपसर्ग भी ध्यान में रखने हैं। वैसे इनसे जो सामान्य निम्न स्तर के एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न नहीं आता है, परंतु कभी आप उच्च स्तर के एग्जाम दोगे तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है और ये वैल्यू भी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सभी बिंदु आपको ध्यान में रखने थे। इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक था दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाता है। इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी व्याख्या बताई है सभी को नोट डाउन कर लेना, आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, और एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाता है जो भी सामान्य एग्जाम होते हैं उनमें। तो निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।